और फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस और ये टॉपिक जो है इसका नाम है कार्य, आयु और जेंडर। आज इसके बारे में हम आप सभी को इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कार्य, आयु और जेंडर क्या होता है। सबसे पहले हम कार्य को समझा चुके हैं ऑलरेडी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने जो क्लास 12th का होम साइंस है, इसके ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के वीडियोस बना दिए हैं। उसके वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, उनके प्लेलिस्ट तैयार किए जा चुके हैं। तो ऐसे में आपको उन सभी वीडियोस को भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और ये सिंगल सिंगल टॉपिक को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, बिल्कुल हिट कर रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट्स को, जिससे आप एग्जाम में और एक्स्ट्रा नंबर पा सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपके रहेंगे तो इसके डाउट्स बड़े ही आसानी से आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th होम साइंस सिंगल टॉपिक जिसका नाम है कार्य, आयु और जेंडर। और कार्य के संबंध में जेंडर के मुद्दे, ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर जो ट्रांसजेंडर को लेके कई सारे मुद्दे आपने सुना होगा, अक्सर हमारे समाज में इन सब चीजों के ऊपर बात की जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। न्यू सिलेबस 2024 है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कहता है कार्य, आयु और जेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स है ना, वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले हम कार्य, आयु और जेंडर को समझ लेते हैं। लिंग और जेंडर को ना अक्सर एक ही अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिंग जो हिंदी में कहते हैं और जेंडर ये इंग्लिश में होता है। लिंग का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग मतलब महिलाएं, पुल्लिंग मतलब पुरुष, और मतलब जो एक ट्रांसजेंडर है उभयलिंग है। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे आज। और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। किंतु इनका वास्तविक अर्थ जो है ना वो काफी अलग है। लिंग और जेंडर को जो लोग आपस में एक साथ जोड़ के बात करते हैं, इनके अर्थ को एक जैसा समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, अगर रियलिटी देखा जाए इन दोनों वर्ड्स का, तो इनके मतलब ना बिल्कुल अलग अलग है। लिंग जो है वो जैविक पहचान है, बायोलॉजिकल है। अभी हाल फिलहाल में मैं अपना आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे बेटी के स्कूल से एक मैसेज आया और उसमें मेरे से पूछा गया कि इस बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता कौन है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, ये क्या क्वेश्चन आ रहा है स्कूल से, ये बायोलॉजिकल मदर फादर क्या होता है? मतलब कि अब इसमें भी बायोलॉजी का कुछ हिसाब है क्या? फिर मैंने उसे थोड़ा रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये लिंग का जैविक पहचान है। आप भी इस मुद्दे को समझिए। हम जो लिंग और जेंडर की बात करते हैं और उसके मतलब को हम एक जैसा समझते हैं, अक्सर हम समाज में इन दोनों को खिचड़ी बना के अर्थ को समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। लिंग जो है वो जैविक पहचान है, बायोलॉजिकल पहचान है, और इसी से इसका संबंध रहता है। लेकिन जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर एक सामाजिक पहचान है। पहला अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिए, लिंग के बारे में आप बताएंगे कि लिंग क्या है? बायोलॉजिकल पहचान है, जैविक पहचान है। और दूसरे नंबर पर अगर जेंडर की बात हो जाए तो जेंडर क्या है? सामाजिक पहचान है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेकिन लोगों में क्या होता है कि ये दोनों को एक ही जगह पे जोड़ के देख लेते हैं। नर शब्द जो है वो पुरुष को दर्शाता है, नर शब्द मतलब मेल, वो पुरुष को दर्शाता है, जबकि मादा शब्द जो है वो महिला को दर्शाता है, अर्थात फीमेल को दर्शाता है। ये सारी चीजें जो है वो काफी महत्वपूर्ण है 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के लिए। अगर आप इन कंसेप्ट्स को सही तरीके से समझ लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न उत्तर लिखने में काफी मदद मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जेंडर के बारे में चर्चा किया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कानूनी कार्य, आयु। अब ये जो है एक पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे समझ लीजिए। भारत में कानूनी न्यूनतम कार्य आयु जो है वो 14 वर्ष का है। मतलब 14 साल से नीचे के बच्चों को यदि आप काम करवाते हैं तो ये कहीं ना कहीं गुनाह माना जाएगा, और आपको इसके जुर्माने और जेल के कार्यक्रम को भी देखना पड़ सकता है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों को किशोर कहते हैं। ऑलरेडी हमने होम साइंस में कई बार पढ़ लिया है। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है, पहला पॉइंट, वो कह रहा है कानूनी कार्य आयु। मतलब कानूनी तरीके से जो संविधान ने एक काम करने की आयु को
एस्टेब्लिश किया है, बताया है, वो कितना है? तो भारत में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 14 साल के बाद ही आप बच्चों से काम करवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ नियम और भी है जो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया है। खतरनाक काम नहीं करवा सकते आप इनसे, खाद्यान्नों में खुदाई नहीं करवा सकते, कोई बिजली के खंभे वंबे पर नहीं करवा सकते, मतलब खतरनाक काम कोई भी नहीं करवा सकते। और 14 से लेके 18 साल तक की जो आयु होती है, इस बीच के जो बच्चे होते हैं, खासकर अगर हम मेल की बात करें तो उन्हें किशोर कहते हैं, और फीमेल की अगर हम बात करें तो उन्हें हम किशोरियां कहते हैं। उन्हें खतरनाक या हानिकारक कार्य करने से मना किया जाता है। मैंने अभी आपको यही बातें समझाया था कि जो किशोरावस्था में है, 14 साल से नीचे के बच्चे से तो आप काम ही नहीं करवा सकते। आप ये पहली पॉइंट याद कर लीजिए। और 14 से 18 वर्ष के बच्चे, चाहे वो किशोर हो जिसे हम मेल में रखेंगे, या फिर वो किशोरी हो जिसे हम फीमेल में रखेंगे, उनसे आप किसी भी प्रकार के खतरनाक काम तो नहीं करवा सकते। इन चीजों को आपको याद रखना है। आप उनसे किसी भी प्रकार के खतरनाक हानिकारक काम को नहीं करवा सकते, ये कानूनन अपराध है। वहीं पे दूसरे नंबर पॉइंट में हमारा कहता है वास्तविक कार्य की भागीदारी। ये क्या है? तो देखिए, कानूनी प्रावधानों के बावजूद, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियमावली नीतियां लिखी गई है, इसके बावजूद भी बाल श्रम भारत में एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। बच्चों से फिर भी काम करवाए जाते हैं, और क्यों ना करवाए जाए? हमारे संविधान में तो ये लिख दिया कि बाल श्रम नहीं करवा सकते। आप 14 साल से बच्चे जो छोटे होते हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि 14 साल के जो छोटे बच्चे हैं वो किसी न किसी मजबूरी में काम करते हैं। उनके पेरेंट्स नहीं है, उनके पेरेंट्स ठीक तरीके से उनके परिवार को नहीं चला पाते, उनका पेरेंट्स जो है वो बेरोजगार है, या फिर उसको रोजगार है तो ऐसा रोजगार है जिससे पूरी फैमिली नहीं चल पा रही है। इसके बावजूद ही कोई छोटा बच्चा काम करने के लिए मैदान में उतरता है, और 14 साल से छोटे बच्चे बाल श्रम होने के बावजूद भी धड़ल्ले से काम करते हैं। आपने अपने समाज में देखा होगा, आपने बाजार में देखा होगा, अपने शहर में देखा होगा, शहर क्या अब तो गांव में भी 14 साल से कम आयु के बच्चे से काम करवाया जाता है। हालांकि यह एक प्रकार का अपराध है, हमारा भारतीय संविधान इसको अलाउड नहीं करता है, लेकिन यह भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। 2011 की जनगणना की बात कर ले, सर्वेक्षण की बात कर ले, तो 5 से लेके 17 वर्ष की आयु के बीच लगभग लगभग 1.1 करोड़ बच्चे काम कर रहे थे। आप सोच लो, ये जनगणना कब का है? 2011 की बात कर रहे हैं। और अभी 2024 और 25 के आंकड़े की अगर आप देखेंगे तो ये तो कई हजार, मतलब ऊपर चला गया होगा। ये 1.1 करोड़ से अभी के समय में तो ये आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा। ये 2011 के सर्वेक्षण में सरकारी डाटा के हिसाब से अगर 5 से 17 वर्ष की आयु, ये सभी तो बाल श्रम ही कर रहे थे। इनकी जनसंख्या लगभग लगभग उस समय 1.1 करोड़ थी, वो भी सरकारी आंकड़ा है। सोच लो ना, ये उस समय भी 2 करोड़ रहा होगा, 3 करोड़ रहा होगा, ऐसे इतने बच्चे उस समय बाल श्रम कर रहे थे। तो 2024 और 25 का अगर डाटा देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़े कितने और अधिक बढ़ गए होंगे। लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर कहने का मतलब हो गया मेल और फीमेल, इनके आधार पर भागीदारी में भिन्नताएं हैं। मतलब भागीदारी कहने का मतलब है काम करने के तरीकों में या फिर काम करने में अंतर देखा गया है। लड़कों को काम करने की संभावना अधिक होती है, जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, वो ज्यादातर काम करते हैं, और लड़कियों के काम करने की क्षमता, ऐसा माना जाता है, ऐसा दिखाया जाता है समाज में कि वो कम होता है। तो लिंग के आधार पर भी भागीदारी कामों में देखा गया है कि जो मेल है वो ज्यादा ज्यादा भागीदार होते हैं, और फीमेल जो है वो कम भागीदार होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है लिंग आधारित असमानताएं, मतलब लिंग को लेके महिला और पुरुष के बीच में असमानता। ये क्या है? ये टॉपिक आपके लिए भी आई रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़े ही ध्यान से समझिए। महिलाओं को अक्सर, अर्थात लड़कियों को अक्सर, या फिर वुमेन्स को अक्सर कम वेतन दिया जाता है किसी भी काम के लिए, और सुरक्षित महसूस करती है वो, और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है उनको। घरेलू काम और देखभाल की जिम्मेदारियां भी महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को बाधित करती है। आप अक्सर देखते होंगे कि ऐसा सोच है हमारे समाज में कि लड़कियां हैं तो क्या 10वीं 12वीं हो गई, हो गया, अब इनकी शादी करवा दी जाए, अब ये अपने ससुराल जाएंगे, वहां पे अपने परिवार को संभालेंगे। ऐसा दिमाग है हमारे समाज में, लोगों को ऐसा सोच है उनका।
का, इनको मजबूर किया जाता है कि वो पढ़ाई ना करें। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो लड़की और लड़के में असमानता रखते हैं, लड़के को पढ़ाते हैं और लड़कियों को उतना मतलब सही तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। इसके अलावा महिलाओं को अक्सर कम वेतन दिया जाता है। अगर पुरुष और महिला दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है। तो ये लिंग के आधार पर असमानता ही करना हुआ ना, दोनों के बीच में भेदभाव करना हुआ ही ना। तो ये जो है वो महिलाओं के काम करने की हिस्सेदारी में या भागीदारी में या फिर उनके मनोबल में, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में गिरावट हो जाता है। क्योंकि समाज जो है वो उनको इस तरह से ट्रीट करता है ना कि वो अपने आप को असहज महसूस करने लगती है और यही जो है वो उनके काम करने की क्षमता को बाधित करता है, रोकता है। पॉइंट हमारा कहता है सरकारी पहल। अब हम सरकारी पहल के बारे में जान लेते हैं। सरकार ने बाल श्रम को खत्म करके और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कई पहल किया है। ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या भारतीय संविधान है या भारत के और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने बच्चों के काम करने को बहुत तरीकों से रोकने की कोशिश की है, लेकिन देखिए इनका काम रोकने की कोशिश करना ही है। अब मजबूर व्यक्ति जाएगा कहाँ, उस पे सरकार का तो कि क्या ही चल सकता है। या तो सरकार को फिर बेरोजगारी को खत्म करना होगा, उनके घर में सही तरीके से रोजगार की व्यवस्था करनी होगी ताकि बच्चे स्कूल जा सके ना कि काम पर। लेकिन अगर ये संस्थाएं जो हैं या सरकार है या फिर कोई एनजीओ है वो बच्चों के काम करने को सिर्फ रोक रहा है तो इससे उनके घर की परेशानियां और बढ़ेगी ना कि खत्म होगी। वो बच्चे काम करके अपने परिवार का पेट चला रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने बीमार माँ का दवाई ला रहे हैं। ऐसे में वो ये जो एनजीओ है या सरकारी संस्थाएं हैं या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कानून ही है वो उनके परिवार को और बर्बाद कर रहा है। अगर वाकई में अगर सही तरीके से उनको सुधारना है तो उनके घर में रोजगार का आपको व्यवस्था करना चाहिए, उनके घर में कमाई का स्रोत देना चाहिए जिससे उनको काम पे ना जाना पड़े और वो विद्यालय जाके शिक्षा हासिल कर सके। इनमें राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 2016 को भी संलग्न किया गया है। ये एक ऐसा नीति है जिसके माध्यम से बच्चों के जो काम करवाए जाते हैं उनको रोका जाता है और महिला सशक्तिकरण योजना जिसे हम SHG कहते हैं ये भी शामिल है। तो ये सरकार के तरफ से किया गया कुछ पहल था जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं उनसे बाल श्रम न करवाया जाए और महिला सशक्तिकरण हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे। अब कार्य के संबंध में जो जेंडर का मुद्दा आता है, मेल हो या फीमेल हो, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो है वो कहता है स्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना, मतलब महिलाओं को, फीमेल को पुरुष की अपेक्षा कम समझना, उनके क्षमता को कम आंकना, उनके काम करने के तरीकों को निम्न स्तर में देखना, ये जेंडर के मुद्दे हैं जो अक्सर समाज में पुरुष और महिलाओं में देखे जाते हैं। और इसके अलावा पुरुष और महिला अगर सेम काम को सेम टाइम पे निपटा के दे रहे हैं तो इसमें वेतन को लेके भी कई सारी दिक्कतें आती है। पुरुष को अधिक सैलरी मिलता है और महिला को उनकी अपेक्षा कम सैलरी मिलता है। तो ये समान वेतन न मिलना भी जेंडर को लेके एक अहम मुद्दा माना जाता है। तीसरा पॉइंट इसी में हमारा कहता है महिलाओं को घर चलाने वाली गृहिणी माना जाता है। मतलब महिलाओं को ऐसा समझाता जाता है कि वो सिर्फ घर चला सकती हैं, रोटी बना सकती है, परिवार को देख सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। इन्हीं के लिए महिलाओं का निर्माण हुआ है या फिर महिलाएं बनी हैं। ऐसे सोच रखते हैं लोग महिलाओं को लेके। तो ये एक जेंडर के अंदर मुद्दा आता है जो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पहले की अपेक्षा महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर है। आज के समय में आप महिलाओं को कम नहीं समझ सकते। आज भारत देश के अंदर ही देख लीजिए, पूरे विश्व की बात कर लीजिए, महिलाएं कहां से कहां तक पहुंच गई हैं। महिलाएं आज आर्मी में हैं, महिलाएं आज नेवी में हैं, महिलाएं आज एयर फोर्स में हैं, जहां पे वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के या फिर आप ये कह लीजिए पुरुषों से भी अच्छा प्रदर्शन दे रही है, अच्छा काम कर रही है। बड़ी-बड़ी आईटी कंपनी के अंदर महिलाएं आज काम कर रही है, अपना योगदान दे रही है। बड़े-बड़े ओहदे पे भारत के अंदर कार्यपालिका में भी कई बड़े-बड़े ओहदे पे आईएएस और आईपीएस आज महिलाएं हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि अब पहले की अपेक्षा महिलाओं में काफी सुधार आया है। साथ ही साथ परिवार की स्थिति सुधारने में भी उनका योगदान रहा है। जब पुरुष बाहर चले जाते हैं तो महिलाएं घर का काम
पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों को करके अपने बाल बच्चे और परिवार को चलाती है। तो इसमें आप कह सकते हैं महिलाओं का अहम योगदान उनके घर चलाने में भी रहा है। आज लगभग-लगभग हर कामकाजी महिला से यह अपेक्षा की जाती है कि वो बाहर के काम के साथ-साथ घर की भी देखभाल करे। अब यहाँ पे भी एक जेंडर का मुद्दा ले लीजिए। अगर पुरुष किसी ऑफिस में काम करता है, तो वो शाम को आके थक जाता है। वो शाम को आके आराम करने की कोशिश करता है, शाम को आके वो ड्रिंक करने की कोशिश करता है, शाम को आके वो टीवी देखने की कोशिश करता है, रिलैक्स करने की कोशिश करता है, नहाने की कोशिश करता है, वॉक करने का कोशिश करता है, जिससे उसको रिलैक्स फील हो। लेकिन लोग आज भी महिलाओं से ये रखते हैं मतलब अपेक्षा कि आज महिलाएँ अब ऑफिस से आएगी तो बच्चों के लिए खाना बनाएगी, घर का देखभाल करेगी, बेड वगैरह सही करेगी। तो ये मैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, पुरुष आके अगर बैठते हैं तो वो थके हुए रहते हैं, लेकिन महिलाएँ भी तो उसी काम को करके आती है, वो भी तो थकी हुई रहती है। फिर महिलाओं से ऐसी अपेक्षा क्यों की जाती है कि वो बाहर से ऑफिस से आके घर के कार्यों को फिर से करेगी? पॉइंट हमारा कहता है भारत में कुछ प्रमुख लैंगिक मुद्दों में जो बातें शामिल है उसके बारे में मैंने बताया है। ये भी आपका वीवीआई रहेगा। एग्ज़ाम में यदि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना तो आपको लिखने में काफ़ी आसानी होगा क्योंकि जितने सारे मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये यदि आप सही तरीकों से याद कर लेते हो, समझ लेते हो, यदि आपके समझ में नहीं भी आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको कई बार बताया है कि आप हमें कमेंट करके बताएँ ताकि मुझे यह पता चल सके कि इन बच्चों को किस तरह के पॉइंट्स में डाउट आ रहा है। साथ ही साथ आप अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है वेतन में असमानता। ये भारत के कुछ प्रमुख लैंगिक मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको समझना काफ़ी जानकारी के लिए बहुत ही अहम रहेगा आपके लिए। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, यहाँ तक कि समान कार्य करने के लिए उनको काम तो समान दिया जाता है, लेकिन सैलरी उनको अलग-अलग मिलता है। 2021 के एक अध्ययन के अनुसार जब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बताया गया कि भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 23% कम वेतन मिलता है। मतलब अगर पुरुषों को ₹100 वेतन मिलता है, तो इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹67 ही मिलता है, जबकि काम दोनों का समान है, टाइम दोनों का समान है, फिर भी महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है काँच की छत। अब काँच की छत क्या है? महिलाओं को अक्सर ना वरिष्ठ पदों पर काम करने में बाधा आती है। जब भी वो किसी कंपनी में ऊपर की पद पे जाना चाहे, तो वहाँ पे उनको कई प्रकार के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत आज के समय भी खराब देखी जाती है। 2022 के आंकड़े के अनुसार केवल 17.4% बोर्ड की सदस्य महिला बनी हैं। मतलब 100 में से 17 महिलाएँ, बाकी सब पुरुष हैं और 8.6 सीईओ मतलब कंपनी की मालिक और मालकिन महिलाएँ बनी हैं। 100 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 महिलाएँ सिर्फ़ हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में महिलाओं को ऊपर जाने में कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न है और यौन उत्पीड़न क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। महिलाओं को कार्यस्थल पे जहाँ पे वो काम करती हैं, वहाँ पे यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनके साथ छेड़-छाड़ किया जाता है, उनको गलत तरीके से उनका उपयोग किया जाता है। अधिक संभावनाएँ होती है इसकी क्योंकि ये एक आंकड़ा है, ये एक सर्वे है, ये एक्सपेरिमेंट है जिसे महिलाओं ने खुद बताया है कि उनके साथ गलत हरकतें होती है। 2019 में 77% महिलाओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अनुभव करने की बात कही है। मतलब 100 में से 77 मतलब आप समझ लीजिए 80 के आस-पास मतलब 100 में से 80 महिलाएँ जो बाहर के किसी ऑफ़िस या कॉर्पोरेट ऑफ़िस या किसी कंपनी, फैक्ट्री या उद्योग कहीं भी काम करती है, उन्होंने ऐसा बताया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने इन सभी चीज़ों को फेस किया है। इसके अलावा कार्य जीवन संतुलन के बारे में जान लेते हैं। महिलाओं को अक्सर परिवार और काम के बीच में संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो ऑफ़िस भी जाती है, ऑफ़िस से आके अपने बच्चों को भी देखती है, अपने घर को भी देखती है, अपने पति को भी देखती है, साफ-सफाई, कपड़ा, खाना-पीना, बहुत सारे काम होते हैं महिलाओं में। तो महिला इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करती है। भारत में कम, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाएँ यह बोझ को और बढ़ा देती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लिए। प्रकार से आपने देखा क्लास 12th होम साइंस ये टॉपिक था कार्य,
आयु और जेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने आपको कार्य के संबंध में जेंडर के जो मुद्दे हैं उनको समझाया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम के लिए न्यू सिलेबस है 2024। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे आज यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।